अस्सलाम वालेकुम। पीटीवी न्यूज़ लाहौर स्टूडियो से खुश आमदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर हकीकत और मैं हूं आपका मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान। कल की तरह आज भी हमारे पास बड़े दिलचस्प मौज़ूआत हैं। पहला तो हमारा मौजू ये है कि भारतीय वज़ीर आज़म, नए वज़ीर आज़म, तीसरी दफ़ा जो वज़ीर आज़म बन गए हैं नरेंद्र मोदी, वो उन्होंने कश्मीर का दौरा किया है और उसमें उन्होंने क्या किया है, क्या वहाँ जाके ऐलानात और क्या पैगामात देने की कोशिश की, और उस कश्मीर में जहां उन्होंने अपने उम्मीदवार ही खड़े नहीं किए थे। इलेक्शन के बाद वो अब क्या करने गए हैं, इस पर बातचीत हम करेंगे। और साथ ही ये कि एबीसी न्यूज़ ने, उनकी एक रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक स्टोरी की है कि किस तरह ये बीजेपी की हुकूमत जो है, नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत जो है, ये पिछले कई सालों में जो अक़लियतों पर बाकायदा एक मनसूबाबंदी से उन पर हमले करवाती रही है, उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर करती रही है, उनको खौफज़दा करती रही है, उनके हकूक़ गस्ब करने के लिए किस तरह की प्लानिंग्स होती रही, आरएसएस कैसे जो है वो मुनज़्ज़म हुई, फिर बाहर जो लीडर जो कि भारत से अपनी आवाज़ जो है वो इख्तलाफ की आवाज़ रखते हैं, उनको कैसे कैसे कत्ल करने की कोशिशें हुई, फिर मुख्तलिफ मुल्कों की जासूसी करने की कोशिश की गई। उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया वाले तो मतलब कभी कमाल करते थे कि वो इतना करीब आ गए थे कि समझ नहीं आता था कि भाई ये क्या मामला है। फिर एक हनीमून शुरू हुआ था पिछले 10 सालों में अमेरिका और भारत का, फिर वहाँ भी एक कत्ल की कोशिश जो है एक सिख रहनुमा की, वो पकड़ी गई। फिर कनाडा में जो हुआ, वो सारी स्टोरी जो है वो उन्होंने इकट्ठी करके लाए हैं। फिर आज ही कनाडा पर में भी वो जो एक उनका सिख रहनुमा जो कत्ल हुआ था, कैनेडियन शहरी था, उसके लिए कैनेडियन पार्लियामेंट ने खामोशी भी इख्तियार की 1 मिनट की। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। और फिर इज़राइल, जिसका हमेशा हर साल हर महीने कोई ना कोई मसला रहता है, पिछले 78 साल से या 77 साल से एक ऐसा मुल्क जिसका एक एक इंच नाजायज़ है और मुसलसल हालत जंग में है, उसकी वार काबीना, जो जंगी काबीना जो वज़ीर आज़म ने बनाई थी, वो उन्होंने तहलील कर दी है। बाहमी इख्तलाफात जो हैं वो अरूज पर हैं। फ़ौज कुछ और कह रही है कि जंगी हिकमत अमली ख़राब है, कल की क्लैरिटी नहीं है कि कल क्या करना है, वज़ीर आज़म का मुँह किसी और तरफ है। और फिर उसमें हम ये भी शामिल करेंगे, कल भी हमने इस पर बात की कि अमेरिका के लिए ये सरदर्द किस्म की रियासत, जिस पर $150 बिलियन जो है अब तक अमेरिका इन्वेस्ट कर चुका है, और कोई मुल्क बिला वजह नहीं किया करता, स्ट्रेटजी होती है, तो वो डूबने जा रहे हैं। मसला क्या है, मामला क्या है, अमेरिका अब क्या सोच रहा है, दुनिया में तन्हाई इसराइल की वजह से और कितनी बर्दाश्त करेगा, और मशरिक़ वुस्ता में कितनी तन्हाई हासिल की है इसराइल की कीमत पर। ये इन सारी बातों पर जो है आज बात करने के लिए आज हमने फिर तकलीफ़ दी है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब को। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब, थैंक यू, वेलकम टू द शो सर। पहले तो यहीं से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का कश्मीर के दौरे से शुरू कर लेते हैं कि वो वहाँ गए हैं, बड़े तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया है। तो वो कहते हैं कि जी मामला ये है कि ख़ुद तो कैंडिडेट खड़े ही नहीं किए थे इलेक्शन में, तो अब शायद यूनियन के जो रियासत के इलेक्शन हैं, और फिर बार बार रियासत का भी नाम लेते हैं कि भाई आपके जो रियासती मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ होगा, आप रियासत हैं, और ये क्या आई वॉश है? आई वॉश नहीं, मोदी की एक बड़ी प्लानिंग है, और उसमें इस बीजेपी इस बारे में बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि कश्मीर को एनेक्सेशन का अमल जो है वो पूरा करना है, और उसमें कुछ रुकावटें हैं अदालत की तरफ से। तो उनकी जो प्लानिंग है ना, वो कुछ छुपी हुई बात नहीं कि मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, उनके मंशूर का हिस्सा है कि ये इसकी कश्मीर में हमने इतनी आबादी बाहर से लाकर आबाद करनी हो, वो जो कानून जब ख़त्म होगा कि कश्मीर से बाहर का कोई आदमी कश्मीर में प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। अब्दुल्ला साहब वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसमें अभी स्टे है ना इंडियन अदालत की तरफ से, तो वो जब हर्डल दूर हो जाएगी तो फिर इन्होंने आबादकारी करनी है। अब आप देखें कश्मीर में कुल आबादी 90 लाख के करीब है जी। 90 लाख का मतलब ये है कि यानी मकबूजा कश्मीर, हाँ मकबूजा कश्मीर की, उसमें अगर आप उसमें एक हिस्सा तो वो है ना बुद्धिस्टों का, लद्दाख वगैरह, तो जो हिंदू और मुसलमान एक अदम तवाज़न है उसको इन्होंने दूर करना। 20-25 लाख या 30 लाख अगर हिंदू आबाद कर दिए जाएं आर्टिफिशियली, हाँ फोर्सफुली, ज़बरदस्ती, हाँ बिल्कुल फोर्सफुली, तो जो इतना ज़्यादा मुश्किल काम भी नहीं है।
तो स्टेटस तब्दील हो जाएगा कश्मीर का। जी। तो बहरहाल वो कांग्रेस से है और कश्मीर की कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो भारतीय वफाक, यानी भारत वहाँ वफाक नहीं होता, यूनियन होती है, जी, यूनियन की मैंने तो पहले अर्ज यूनियन किया। में रहने के हामी हैं। तो उनके साथ उनकी कोशिश है कि जोड़ तोड़ करके अगला रियासती इलेक्शन जो है उसमें हुकूमत बना ली जाए। वफाक में तो बन गई है उनकी यूनियन जी। की सतह पर, तो उसके लिए जोड़ तोड़ करेंगे। लेकिन कश्मीरी अवाम में रद्द अमल इतना ज़्यादा है, खामोश रद्द अमल है, क्योंकि इतना ज़्यादा जुल्म, इतना जबर कि वो अब प्रैक्टिकल किस्म की मुज़ाहमत तो नहीं कर रहे। लेकिन वो ये कश्मीर की जितनी भी पार्टी हैं, प्रो इंडिया जिनको हम कहते हैं, वो प्रो इंडिया तो हैं, लेकिन वो प्रो मोदी नहीं होना चाहती। नहीं, फिर अब देखें, उसका जो आपकी बात बिल्कुल सही है। एक हुर्रियत पसंद जो कि जेल में था, हाँ वो मेरा ख्याल उसने फारूक अब्दुल्ला के बेटे को हरा हाँ, दिया। उसके बेटे को हरा वो दिया। रिजेंटमेंट तो हाँ, नजर आ रही है। नजर आ रही, बिल्कुल। इवन फारूक अब्दुल्ला भी इनके साथ नहीं जाएगा। जी। अब ये आप इंडिया में कुछ सियासत में कई तब्दीलियां देखेंगे, ख़ास तौर पर दलित निशाना बनेंगे या बीजेपी का, क्योंकि बीजेपी ये समझती है कि ये दलित लोगों ने हम पर वार किया। अगर यूपी और बिहार में ये दलित इनका साथ देते तो बीजेपी के पास 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत आ जाती है। और उसका जो एजेंडा है जिसके लिए मोदी साहब मरे जा रहे हैं, वो ये है कि इंडिया का सेकुलर स्टेटस ख़त्म करके इससे बाकायदा हिंदू राष्ट्र डिक्लेयर किया जाए। जी। वो बहुत पुराना वो तो रास्ता रुक नहीं गया। मेरा ख्याल इंडियन पब्लिक, इंडियन डेमोक्रेसी ने रिएक्ट किया है, रिएक्ट किया, रास्ता रुक गया, और वो इसका जिम्मेदार दलित लोगों को समझते हैं। जी, जाहिर दलित है। लोगों को। हाँ। अच्छा अब्दुल्ला साहब, फिर हम ये दूसरी जो बात करते हैं कि ये जो अभी है कि जिस तरह अभी ये स्टोरी भी आई एबीसी न्यूज़ की कि बाकायदा प्लानिंग के साथ, ये मेरा नहीं ख्याल, मुझे तो खैर कभी नहीं डाउट रहा कि गुजरात में जो फसादात हुए उसमें कोई प्लानिंग नहीं थी। बिल्कुल प्लानिंग, ठीक है, बिल्कुल थी। और प्लानिंग आगे भी नज़र आती है। फिर आरएसएस के ज़रिए आप देखें ना, मैं काफ़ी इस पे स्टोरीज पहले भी कर चुका हूँ पीटीवी पे, इलेक्शन से पहले भी, कि एक कलकत्ता के हाई कोर्ट का जज इस्तीफ़ा दे देता है कि वो कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आती कि मेरा लीडर देव गॉडसे है जिसने गांधी को कत्ल किया या गांधी, तो मुझे देव गॉडसे बेहतर लगता है, तो लिहाजा मैं अपने जज होने से रिज़ाइन कर रहा हूँ। इस तरह की नफ़रत फैलाएगी। अब आप उस नफ़रत का मतलब भी समझते हैं, और स्पेशली मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब जो स्टोरीज़ आ रही हैं, आप बेशक कहते रहें कि जी आपको हैरानी होगी, पब्लिक को, आपको तो पता होगा कि मोदी ने अपने दौरे इक़्तिदार में कम से कम 100 बायोग्राफीज उस पर लिखी गई हैं, फिल्में बनवाई गई हैं, फिर मोदी से गोदी मीडिया बनाया है जो कि मतलब किसी और की कवरेज नहीं कर रहा था। इसके बावजूद भी अब चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं कि ये तो बाकायदा प्लानिंग से आरएसएस को मुनज़्ज़म करके बाकायदा मुसलमानों पर हमले करवाए जाते हैं, और जितने भी पिछले फसादात हुए हैं इसमें आरएसएस के लोग मुलव्वस पाए गए। अब पीछे कुछ ये भी होता है ना, ओवर डोजिंग से भी मसला ख़राब हो जाता है, मर्ज जो अब रिएक्ट कर जाता है। इन्होंने मीडिया के ज़रिए ओवर डोजिंग कर दी। आपने फिल्मों का जिक्र किया, इनकी जो सबसे बड़ी फिल्म आई है ना, उसका नाम है मैं हूँ अटल, मैं अटल हूँ। उस फिल्म का नाम है मैं अटल हूँ, जो बीजेपी ने बड़ी मेहनत करके बनाई है, लेकिन वो उनको अदाकार कास्ट अच्छे नहीं मिली, तो वो सब स्टैंडर्ड की फिल्म बन गई, लेकिन उस पर पैसा इन्होंने बहुत खर्च किया। मैं उसमें से सिर्फ एक फिक्र आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल पूरी फिल्म का जो सीक्वेंस है उसमें कहीं वो कोई कंटेक्स्ट का रेफरेंस दिए बगैर उन्होंने एक बोल एक गीत में शामिल किया है। अच्छा। वो बोल ये है कि कश्मीर तो हमारा है ही, गिलगित हमने वापस लेना है और अफगानों को आज़ादी दिलानी है। तारीखी फिल्म होती है ना, डॉक्यूमेंट्री, उसमें कोई रेफरेंस होता है कि ये बात फलां आदमी ने फलां जलसे में की थी, वो बिल्कुल आउट ऑफ आउट ऑफ नोवेयर एक फिगरा उसमें आया गीत, और वो गीत चलाया। लेकिन इसका मतलब ये है कि उसको इंटेंशनली इन्होंने ये शामिल किया और मैसेज दिया कि कश्मीर, और कश्मीर से मुराद मकबूजा कश्मीर नहीं, पूरा कश्मीर है, कि ये पूरा कश्मीर भी हमने लेना है और गिलगित भी लेना है जी। गिलगित इसलिए लेना कि गिलगित हमारा है, ये उनका उस फिल्म में दावा है। तो इससे बीजेपी की जो इंटेंशन है, जो उसकी नीयत है और वो जो उसका टारगेट है, वो हमें नज़र आता है। वो तो एक कर्म हुआ अल्लाह का कि उसको 2/3 अक्सरियत नहीं मिली, वरना
हो सकता था वो इसके बाद कोई मूव चलाता, और गुजरात के चलाता। फसादात 100% प्लानिंग के साथ जी हुए। बिल्कुल 100%। और ये भी मामला है कि अगर ये कामयाबी मिलती तो फिर ऐसे नफरत की सियासत करने वाले पॉपुलर सियासतदान को ये हौसला मिलता है कि मेरी ये सियासत फल ला रही है, हाँ। ये मुझे समर दे रही है, इसलिए मैंने आगे बढ़ना है जो मैंने प्रॉमिस किया। तो जाहिर है कि भी वहाँ भी सीनियर वॉइसेस हैं तो वो रास्ता रुका है, वरना जो टोटल मीडिया है 2023 तक सिर्फ एनडीटीवी बचा था इंडिया का जो कि आज़ादाना साफत कर रहा था, वो भी अडानी ग्रुप को खरीद करवाया गया, उसके मालकान को गिरफ्तार करवा लिया गया और पता नहीं क्या कुछ हुआ। तो उसके बाद तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे एक चैनल भी नहीं बचा। मैंने आपको अर्ज की कि 100 बायोग्राफीज लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी साहब पे, और आज तक ये दुनिया का वाहिद वजीर आजम है जिसने आज तक किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब नहीं किया, और तमाम सॉफ्ट बॉल इंटरव्यू लिए हैं। बिल्कुल ये भी फ्रेंडली किस्म के इंटरव्यू जी। जो फरमाइशी होते हैं, ये हमारे यहाँ भी हमने भी मुशाहिदा किया है। और बीजेपी मोदी साहब को जो अगर ये जीत जाते ना इलेक्शन 2/3 अक्सरियत से, जी तो आपने ये सही कहा कि फिर इनकी हिम्मत और बढ़ जानी थी कि यही रास्ता मजीद आगे बढ़ने का है। अब उसे ठोकर लगेगी तो वो भी बीजेपी भी थोड़ा सोचेगी। और ये संघ परिवार जो है जिसमें कोई पता नहीं 6-7 पार्टियां हैं जिनका ये फेस है बीजेपी, पॉलिटिकल फेस, पॉलिटिकल फेस। पॉलिटिकल फेस। तो इनकी जो तरबियत ही इसी बुनियाद पर होती है कि हमने अगर आप उनकी जो मॉर्निंग परेड होती है ना, वो जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो वो उनको पता नहीं क्या कहते हैं, कार सेवक, वो जो कार सेवक हैं उनकी सुबह के वक्त ना एक होती है परेड। उस परेड में उनसे बंदे मातरम भी गवाया जाता है और एक और गीत भी गवाया जाता है, जिससे ये पता चलता है कि वो अखंड भारत जी लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिस तरह अल्लामा इकबाल की नज़म है ना, इस तरह एक नज़म वो गाते हैं। बच्चों जो उनके जो नौजवान, उसमें ज़्यादा कार सेवक नौजवान होते हैं। ठीक। तो शुरू से इनकी ये तरबियत जहन में बिठाया जाता है कि ये इलाका हमसे छीना गया है, हमने वापस लेना है। अच्छा, यही बात वो जो एबीसी न्यूज़ की स्टोरी है उसमें बताया गया है कि आप इंडिया में तो जो भी कर रहे हैं, एबीसी न्यूज़ को जो टीम गई थी ना इलेक्शन की कवरेज के लिए, उसे वापस भेज दिया गया। उन्होंने कहा जी आप हमारे जो है ना मर्जी के मुताबिक रिपोर्टिंग नहीं कर रहे। और फिर ऑस्ट्रेलिया की बेइज्जती भी की गई कि जी ये ऑस्ट्रेलिया बहुत छोटा सा मुल्क है, आपको नहीं पता इंडिया कितना बड़ा है और आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे। अच्छा, उसने जो स्टोरी में कहा है कि जितनी भी स्टोरीज बनाई गई हैं नरेंद्र मोदी को एक फैंटेसाइज करने के लिए, उसमें स्टोरी के अंदर ये बताया गया कि तकरीबन जो फिल्में हैं, जो भी ऑटोबायोग्राफी है या बायोग्राफी कुछ भी है, झूठ का पलंदा है, भी सारा झूठ। यानी कि आज तक वो चाय के खोखे का भी निशान नहीं मिला जहां पर वो चाय बेचते रहे। ठीक है, वो कलकत्ता की मेट्रो देखने आए थे बचपन में, हालांकि वो जब कलकत्ता की मेट्रो शुरू हुई तो उस वक्त उनकी उम्र ज़रूर 34 साल होगी। ये सारी चीज़ें मतलब के सामने आई। लेकिन वो कहती है कि ऑस्ट्रेलिया में आरएसएस काम कर रही है और वायलेंस की तरबियत दी जा रही है, लोगों को लड़ने की तरबियत दी जा रही है, और वो लोग कनेक्टेड हैं इंडिया की आरएसएस से। आप कैसे देखते हैं? ये इसी तरह है, ये आपको ये तो याद होगा बड़ा ही खतरनाक खतरनाक है। ये किस्म इससे की पहले militant इतने बड़े wing का। पैमाने पर ये काम इसराइल ने किया था जी कि इनके हिटमैन जो थे ना, वो ख़ास तौर पर वो नाजी लीडर बहुत सारे फरार होकर चले गए थे साउथ अमेरिका में, ब्राज़ील में, इन दूसरे मुल्कों में, ज़्यादातर ब्राज़ील में। तो इन्होंने हिटमैन भेजे थे वहाँ, जो जाकर वहाँ उनको या मार देते थे Exactly. या गिरफ्तार करके फिर वो उस वो क्या कौंसल बनाई थी जो वार, जी 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 कौंसल नहीं, वो कौंसल नहीं, वो जो आलमी अदालत एक बनी थी ना वर्ल्ड वार के हवाले से, जी जी उसमें पेश कर देते थे। तो उसके बाद ये खैर जितने भी दुश्मनदार मुल्क हैं ये कार्रवाइयाँ तो करते हैं, लेकिन अब ये दूसरा मौका है कि इतने बड़े पैमाने पर वहाँ बाहर जाकर अरकान, यानी दूसरे मुल्कों में बैठे हुए लोगों को कभी इससे पहले किसी ने कत्ल नहीं किया। जी बिल्कुल, इन्होंने कत्ल करवाया, ये जिसको कत्ल करने की कोशिश की वो बच गया। अच्छा सर, मैं ऐड कर दूं, हाँ ये जो इनका आरएसएस का लीडर था को ग्वालकर जो था, हाँ हाँ उसने जो नज़रिया पेश किया था, उसने कहा था कि मुसलमानों को इसी
तरह ख़त्म किया जाए इंडिया से जिस तरह नाजियों ने यहूदियों को ख़त्म किया। नज़रिया आरएसएस का जो है वो नाजी जर्मनी और फाशिज्म से ही है एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, और उसने ये रेफरेंस दिया हुआ है अपनी सेइंग में। वो क्यों कहते हैं कि नाजी यहूदियों की तरह? इसलिए कि यहूदी बाहर से गए थे जी। इन्होंने जो थ्योरी पेश की है कि इंडिया में जितने भी मुसलमान हैं ये बाहर से आए। इनको वो तो एक ही फिक्रा लगाते हैं ना कि ये बाबर की संतान, उनका नारा है, ये कार सेवकों का नारा है कि बाबर की संतान को एक धक्का और दो। तो बाबर की संतान, तो बाबर तो मुगल था, लेकिन इंडिया में ज़ाहिर है अरब भी आए, तुर्क भी आए, ईरानी भी आए, अफगानी भी आए, कई मुल्कों से लोग आए। सारी दुनिया में उस वक्त तो ट्रेंड ही यही था, हमलावर तो हुआ दुनिया में करते थे एक ये असूल है कि कोई कौम अगर किसी दूसरे मुल्क में जाकर बस जाए 100 साल 150 साल बाद, फिर वो बैरूनी कौम नहीं रहती, फिर वो उस मुल्क का हिस्सा हो जाती है। अब इसमें अफगान जो है बहुत बड़ी, ख़ास तौर पर यूपी में तो अफगान ओरिजिन के मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है। रोहेल खंड एक इलाका है मगरबी यूपी, वो मशहूर ही पठानों के हवाले से हो गया था। वहाँ जाकर आप उनसे पूछें, वो उनको पुश्तो में बात करना नहीं आती, वो टोटल इंडियन बन चुके हैं। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो 4 सदी पहले आए वो भी बाहर से आए। लेकिन ये जो नरेंद्र मोदी का इंडिया के लिए शो बॉय बनने का शौक था और जिसने अब पूरी दुनिया में एम्बेरस किया है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर उन्होंने वार्निंग जारी की 6 लोगों को कि जी आप पर कातलाना हमले का ख़तरा है, और बाकायदा इंडियन एजेंसी रॉ का नाम लिया और उसमें एक सिख रहनुमा है जो उनकी एमपी हैं उनकी पार्लियामेंट के, वो भी उस हिट लिस्ट में शामिल हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? ये कुछ बहुत ज़्यादा नहीं? बहुत ज़्यादा हो गया, और इसकी वजह से इंडिया को जो खिफ़त उठानी पड़ रही है वो भी आपके सामने है। अमेरिका में एक इंडिया कातिल को अमेरिका ने डिमांड किया और इनको देना पड़ा। इंडिया के अंदर इस बात पर बड़ी तनकीद हो रही है। मैं अभी आपको उसकी तरफ लेके आता हूँ, वो जो स्टोरी है, और उसमें ये है कि जी 2021 में ऑस्ट्रेलिया जो बहुत फरेफ्ता था इंडिया के साथ और वेस्टर्न प्रेशर पे चाइना का कंपेटिटर के तौर पर उसको लेता था, ऑस्ट्रेलिया की जी एयरपोर्ट्स की जासूसी करवाई गई। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रॉ के जो लोग उनके कौंसलेट में बैठे थे, उन्होंने उनकी पुलिस के अंदर जो उनके डिसिडेंट्स थे उनकी मालूमात इकट्ठी करने की कोशिश की। ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रेड के जो एग्रीमेंट्स थे उनकी जासूसी की गई। ऑस्ट्रेलिया के जो एयरक्राफ्ट्स का जो मामला थे, कुछ सौदे थे, उसकी भी जासूसी करने की कोशिश की गई, और फिर उसको अनफोल्ड भी किया ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ने, और 4 लोगों को खामोशी से पर्सोना नॉन ग्रेटा करार देकर मुल्क से निकाल दिया गया, क्योंकि वो सफारतकारी के ज़ाहिर पासपोर्ट पे होंगे। तो ये भी एक एम्बेरसमेंट हुई। फिर आते हैं सर अमेरिका की तरफ। जिस वक्त अमेरिका में जो बाइडन नरेंद्र मोदी को रिसीव कर रहे थे, उसी वक्त उनका एक सिख रहनुमा जो है, नाम उनका मुश्किल है, गुरपंत सिंह जो है, उनके लिए जो है वो कत्ल का मंसूबा तैयार हो रहा था। फिर एक मेमो आ गया है, सेक्रेटरी खारजा लिख रहा है यूएस की कौंसलेट को, अपनी इंडियन कौंसलेट को, कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट वाले हैं और ये जो लोग हैं इनको स्पेयर ना किया जाए, इनके खिलाफ बड़े सख्त इकदाम लिए जाएं। अब वो इंडियन गवर्नमेंट कहती है नहीं जी ये फेक है, लेकिन आपको पता है कि इंटरनेशनल इदारों पे फेक चीज़ें ऐसे इतनी हिम्मत से कोई नहीं चला सकता। तो उसके बाद कनाडा में वो कत्ल हो जाता है सिख रहनुमा, और आज या कल मेरा ख्याल उसकी वफात पर कैनेडियन पार्लियामेंट में जो है वो भी खामोशी इख्तियार की गई। फिर ये भी नारा इन्होंने लगाया कि वो शायद कनाडा से आवाज़ भी आई कि ये हमारे इलेक्शंस पर भी असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही हेजमोनिक, अपनी औकात से ज़्यादा नहीं, औकात से बाहर जाने का फिर खमियाजा भी भुगत रहे हैं ना जी। अब आप देखिए कि कनाडा में पूरी हिस्ट्री में, इंडिया कनाडा ताल्लुकात की पूरी हिस्ट्री में पहली मरतबा पब्लिक रिजेंटमेंट देखने में आई है इंडिया के खिलाफ, और एक जगह लोगों ने इंडियंस के एक ग्रुप को पिटा है, मारा है उसको कि तुम इंडियन हो और तुम जहाँ फसाद कर रहे हो। यानी ये कोई झगड़ा नहीं था कि चाय पीने पर झगड़ा हो गया तो उन्होंने उनको मारा, नहीं, वो उनको ये कहकर मारा कि तुम जहाँ हमारी सोसाइटी में फितना खराब ये पैदा करने की कोशिश कर रहे हो। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया के लिए नापसंदीदगी जो है वो भी उसके शवाहद भी सामने आए हैं। तो अमेरिका में तो ऐसी अभी कोई शहादत नहीं मिली, क्योंकि अमेरिका में ज़ाहिर है किसी उस तरह की
उस सिखों की उतनी तादाद नहीं है कि वो लाइमलाइट में आ जाए सारा मामला। बेशतर अमरीकियों को तो पता नहीं है कि खालिस्तान का मामला क्या है। ठीक बात। हाँ। लेकिन अब्दुल्ला साहब सिर्फ सिख तो निशाने पर नहीं है, मुसलमान हैं, जैसे आपने फरमाया। नहीं, दलित इस भी तनाज़ुर हैं। में जो चल हाँ रहा है जी, ना मामला, हाँ इस जी। तनाज़ुर में मैंने बात जी। की। हाँ, अच्छा, एक और भी बात है कि वो जो बीजेपी है, जो पॉलिटिकल फेस जो आपने फरमाया आरएसएस का, ये भी इल्ज़ाम लगा है कि ये जो बीजेपी है, जो बज़ाहिर पॉलिटिकल, ये बीजेपी के जो बाहर का विंग है, ऑस्ट्रेलियन विंग है, अमेरिकन विंग है, ये इनके ज़ुम्मे काम है कि आप इन्फिल्ट्रेट करें पार्लियामेंट के अंदर हाँ, उनके कानून नाफिज करने वाले इदारों, और उन्होंने सबूत पेश किए हैं उस स्टोरी में कि वो जो है इन्फिल्ट्रेट करके अपने इंडिया के लिए हमदर्दी पे, इंडिया के लिए नहीं, बीजेपी और आरएसएस के जो नज़रियात हैं उनकी तरवीज के लिए काम करें, और वो पार्लियामेंट के अंदर जो एमपीज हैं उन पर असरअंदाज हुआ जाए। ये तो नरेंद्र मोदी का ज़ाती एजेंडा है। ये लेकिन अच्छा, ये एजेंडा, एक मैं सवाल अगला ऐड कर हाँ। दूं, ये हमारे भी तो नज़र आता है कभी मुख्तलिफ मुल्कों में एक ख़ास पार्टी के विंग और वही बड़े सेम चीज़ है। इफेक्टिव, ये वही मॉडल है। हाँ, वही मॉडल है ये। और ये मॉडल है यहूदियों का, जिन्होंने जंग अजीम के बाद कुछ मुल्कों को चुना। ठीक। जर्मनी को, हालांकि जर्मनी वो मुल्क था जिसने यहूदी मारे थे, ठीक बात। जर्मनी को चुना, और फिर इसको चुना अमेरिका को, कि ये दो मुल्क जो है ना, इनमें हमारी लॉबीज इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो उन्होंने मजबूत की लॉबी। आप देख रहे इस वक्त अमेरिका में यहूदी लॉबी मुअस्सर है। उसकी वजह से पैसे खा रहे हैं जी हर साल के। तो ये नरेंद्र मोदी ने उसी मॉडल को ओन किया पाकिस्तान में भी जो आपने मिसाल दी वो। अच्छा, इत्तेफाक से वहाँ भी जो ज़ायोनिस्ट यहूदी है ना, वो हमारी एक सियासी जमात के हामी है, और बीजेपी के भी वही हामी है। तो सिर्फ मॉडल की पैरवी नहीं है, बल्कि कुछ माइंड सेट की भी पैरवी कुछ माइंड सेट की भी, और कुछ कारूरा सेट की भी वह भी, उसमें भी कुछ मुशाबत आ गई है। कोई इत्तेफाक राय होगी। मैं आपको मोदी की एक बात और सुनाऊं जो जिसने मोदी को नुकसान पहुंचाया, और उसमें एक मुशाबत का पहलू भी है। मोदी ने खुद को हर जलसे में, इस कैंपेन में हर जलसे में खुद को अवतार जैसे पैगंबर साबित करने की कोशिश की, और उसकी वर्डिंग है कि परमात्मा ने मुझे एक पर्पस के लिए भेजा है। बल्कि वो कभी जब मेरी माँ जिंदा थी तो मुझे लगता था मैं बायोलॉजिकली पैदा हुआ हूँ। अब वो चली गई है तो अब मुझे लगता है कि नहीं, मैं किसी पर्पस के लिए मुझे भेजा गया है। हाँ, पर्पस के लिए मुझे भेजा गया। और ये बात उसने एक मरतबा नहीं की, बल्कि हर जलसे में और हर वो प्लांटेड या फरमाइशी इंटरव्यू, उसमें भी ये फिक्रा उसने दोहराया है। और इस साइकी के इस नफ्सियाती असूल के तहत ये दोहराया कि लोगों के जहन नशीन हो जाए ये बात, और लोग प्रोपेगेंडा में एक ताकत होती है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा बाउंस बैक कर गया। ठीक, लोग इसको अवतार मानने के लिए तैयार नहीं है। वो आप वाली बात बड़ी टेक्निकल है। वो जो अखबार नवीस कोई जर्नलिस्ट वो ज्यादा समझेगा, जो आपने कहा ओवरडोज हो गया। ओवरडोज हो गया। ओवरडोज हो गया। अब इसी से मिलती जुलती जो बात है आगे कि अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं जैक सुलेवान, वो इंडिया पहुंचे हुए हैं। वो उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से मिले हैं, जयशंकर साहब से भी मिले हैं। ये वही शख्स हैं, ये इनको जो बाइडन साहब का ट्रबल शूटर भी कहा जाता है, कि जिन्होंने पहली दफ़ा इंडियन गवर्नमेंट से कांटेक्ट करके बताया कि आपका प्लॉट अमेरिकन गवर्नमेंट ने पकड़ लिया, जो आपने सिख रहनुमा को कत्ल करने का बनाया था, और हमारे पास सबूत मौजूद है। और अब 14 जून को जो मिडल मैन है, मैं अपने नाजरीन की दिलचस्पी के लिए भी, कि जो मिडल मैन है वो पकड़ा गया है प्राग से, निखिल गुप्ता, जिसके ज़रिए रा हिटमैन की हायरिंग कर रही थी। और वो जो हिटमैन हायर हुआ वो ड्रग इन्फोर्समेंट एजेंसी का एजेंट था, डबल एजेंट जैसे होते हैं। तो वो उसने आगे मालूमात पास ऑन कर दी। वो जो है एक्स्ट्राडाइट हो गया है, वो 14 जून को हवाले हो गया है अमेरिका में। अब वो कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और 17 जून को जैक सुलेवान दोबारा इनको हवाले करना पड़ा है। असल बात यह कि करना पड़ा है। अब वो 17 जून को पहुंचे हैं, तो सर क्या मैसेज दिया होगा उन्होंने? देखिए, कुछ यूज करने की कोशिश करेंगे, कोई यूक्रेन रशिया वाले मामले में अमेरिका अपनी पॉलिसी के तहत, लेकिन अमेरिका में कुछ 2-3 उनके नॉर्म्स जो हैं वो बड़े सेट हैं और बड़े वेल एस्टेब्लिश। वो यानी कुछ चीज़ों पर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते, और वो उनकी रेड लाइन बन जाती है। तो अमेरिका का इंटरेस्ट बीजेपी से नहीं है।
ठीक बात। चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट हो, उनका इंटरेस्ट है इंडिया के साथ। और वो अमेरिका ऐसी हमाकत कभी नहीं करेगा कि वो बीजेपी की फेवर करके आइंदा, क्योंकि सबको पता है कि अब तो नजर भी आ गया। नजर भी आ गया उनके जो मकासद हैं इंडिया के साथ दोस्ती के। एक तो तजारत वाला मसला भी है, जियो स्ट्रेटेजिक इस इलाके में जो इंडिया की उनको फेवर चाहिए वो भी अहम है। और सबसे अहम बात जो है वो है चीन को कंटेन करना, क्योंकि चीन माशी हवालों के बाद अब फौजी एतबार से भी जी। चीन को क्या कहते हैं उसको उसकी इन्फ्लेशन हो रही है। कह रहे हैं लेकिन अब्दुल्ला साहब, कैन इंडिया डेयर टू कंटेन चाइना? नहीं, उस प्लानिंग में एक, क्योंकि हेल्पफुल हो वो जो सकता है, प्लानिंग टूल है के ना तौर। अमेरिका की लॉन्ग टर्म, जो मुझे अब पहले तो लगता था कि बड़ी कामयाब हो गई, लेकिन अब लगता है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। उस प्लानिंग में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, ठीक, जापान भी शामिल है। ये बात उस स्टोरी में भी है कि ऑस्ट्रेलिया ने कमजोर रद्द-ए-अमल इसीलिए दिया क्योंकि चाइना की कंटेनमेंट में वो भी बिल्कुल, हिस्सेदार है। उसमें अमेरिका इस हद तक चला गया कि उसके कहने पर ऑस्ट्रेलिया ने वो जो साउथ चाइना सी है वहाँ अपने जहाज भेज दिए। ठीक। अब ऑस्ट्रेलिया कितनी दूर है वहाँ से? बिल्कुल ठीक। ये ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान अपनी नेवी जो है वो साउथ अफ्रीका भेज दे, कोई ताल्लुक ही नहीं हमारा साउथ अफ्रीका से। तो ये उसमें जो ये रुकन थे, ऑस्ट्रेलिया था, जापान था, जनूबी कोरिया, फिलिपाइन और ताइवान, और यहाँ से इंडिया, ये उसका मेंबर था। ये उसके जरिए इनका घेराव करना था। और वो घेराव करने पर अब भी डटे हुए हैं, लेकिन अब उनको वे आउट समझ नहीं आ रहा, क्योंकि चीन के रास्ते तो खैर उन्होंने बहुत सारे बनाए, लेकिन जो सी पैक है ना, अमेरिका सबसे ज़्यादा ख़तरनाक इसको क्यों समझता है? वो इसको इसलिए ख़तरनाक समझता है कि सी पैक बनने के बाद गोया के चीन का जो एक बंदरगाह है वो बहरा अरब में कायम हो जाएगा। नाकाबंदी जो है वो जो अमेरिका की प्लानिंग थी वो नाकाम होगी, और दूसरी तरफ रशिया और चाइना का भी एक ब्लॉक तरतीब पा रहा है ना। चीन का साहिल जो है ना वो इतनी दूर है ईस्ट में कि हम उसे कह सकते हैं कि हमारे रेफरेंस से वो एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। ठीक, यानी सिंकियांग, उसके ऊपर रूस है, चीन अपने तुर्कस्तान के मुल्क हैं, अफगानिस्तान, नीचे इंडिया, बीच में हिमालय पहाड़, उधर बर्मा। तो चीन के लिए तो इस इलाके में आने का रास्ता ही कोई नहीं है, वो घूम कर आता है। अगर गवादर में ये लिंक बन जाता है तो गोया चीन जो है उसका साहिल जो है वो मेटाफर की तौर पर बात कर रहा हूँ कि वो तो गोया इन तमाम साजिशों में एक वजह सी पैक भी है, बड़ी वजह है। यानी चीन के लिए तो और भी बहुत सारे मंसूबे हैं, अमेरिका उन पर क्यों इतना परेशान नहीं है? देखिए ना, उन्होंने चीन से लेकर बरतानिया तक या कम से कम फ्रांस तक उन्होंने वो रेलवे नेटवर्क बना दिया। रेलवे पहले से मौजूद है, इन्होंने सिर्फ ये किया कि उनको उनकी शेड्यूलिंग जो होती है गाड़ियों की वो इस तरह से की कि गाड़ी अगर चीन से चले तो वो वारसा तक पहुंच जाए, पेरिस तक पहुंच जाए। और अमेरिका उससे ख़तरा इतना फील नहीं कर रहा जितना इस छोटी सी सड़क के लिए, क्योंकि ये तो मेरे ख्याल में 1000 किलोमीटर बनती होगी। इससे वो डरता है। क्यों डरता है? इसलिए कि इसकी वजह से चीन का बहरी बेड़ा जो है वो, यानी इट्स नॉट ओनली इकोनॉमिक कॉरिडोर, इट्स इनफैक्ट स्ट्रेटेजिक। हाँ, स्ट्रेटेजिक मसला है। अच्छा अब्दुल्ला साहब, ये जो अब जैक सुलेमान जो यहाँ पर पहुंचे हैं, ये उन्हें बताएंगे कि आप तुझी फड़े गए हो, ठीक है, मसला खराब हो गया, बता दिया ना, बंदा पहुंच गया। इस पे अमेरिका इस मुकदमे को कुछ सौदेबाजी करके स्लो डाउन की तरफ लेके जाएगा, इसको कोई थोड़ा सा मीडिया से बचा कर रखा जाएगा, कुछ सौदेबाजी हो सकती है, कई चीज़ें इंडिया से मनवा ली जाएंगी, इस तरह होगा? ये पॉसिबल है, लेकिन जो दुनिया की डिप्लोमेसी है मैं उसके हवाले से लेकिन जो बंदा उन्होंने मांगा है ना वो वापस नहीं करेंगे। वो तो जाहिर है, वो तो उनका एसेट हो जाएगा। एसेट के अलावा वो खुद अमेरिका की गवर्नमेंट उसमें फंस जाएगी ना। ठीक, मसल फ़र्ज कीजिए पाकिस्तान में कोई ऐसी हुकूमत आ जाती है जो कहती है कि भाई हम इंडिया से जफ्फी डालने के लिए तैयार हैं, वो कलभूषण क्या नाम है उसका, यादव, कलभूषण, उसको हवाले करने की ताकत उसमें भी नहीं होगी। जाहिर है, जाहिर है। ठीक बात। हो सकता है वो चाहती हो कि दे दो यार, मसला खत्म करो। ऐसे जासूसों की या ऐसे हिटमैन की या कातलों की या किराएदारों की तो कोई अहमियत नहीं होती अगर अमेरिका ने उससे मांगा ना होता ना। नहीं, अगर इंडिया चाहे, इंडिया के लिए ये बेहतर फिर सौदा नहीं होगा कि अभी अमेरिका उस पर नरम हाथ रखे, तो बंदे को बेशक फांसी लगा दे या मार दे और इंडिया का नाम जो है वो पब्लिक में ज़्यादा ना आए, तो ये अच्छा सौदा नहीं होगा उसके साथ? मुझे ऐसे लगता है कोई बार्गेन होगी। बार्गेनिंग तो देखिए उसका इम्कान तो हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन
ये मसला जो है ना, ये इसमें इंडिया को पे करना पड़ेगा, जो प्राइस उसको पे करनी पड़ेगी। और वो प्राइस ये होगी कि इसको यकीन दहानियाँ करानी पड़ेंगी अमेरिका को और कनाडा को भी कि अब हम हिटमैन नहीं भेजेंगे। ये तो मुमकिन नहीं रहा। देखें, और काबिलियत का आलम ये है, ये मैं काबिलियत की बात करूँगा। कनाडा में सिख रहनुमा कत्ल किया, नजर जो हैं वो कत्ल हुए, बंदे वो वारदात पकड़ी गई, और कनाडा ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट मुलव्वस है। अमेरिका में कत्ल का मंसूबा बना सिख रहनुमा का, वो पूरा का पूरा अनफोल्ड हुआ और वो जो मिडल मैन है वो तक पकड़ा गया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने मुल्क की जासूसी करते हुए इनके लोग पकड़े गए। ये प्रोफेशनलिज्म पे भी वैसे सवाल उठता है, सारी दुनिया की एजेंसियां करती हैं। इस तरह आप पूरे दुनिया में देखें तो ये जो एक हेजमोनिक डिज़ाइन बना रहे थे ना कि हम बहुत बड़ी पावर बन गए हैं, उसमें ये खुद ही गिरफ्तार हो गए हैं। हाँ, वो मैंने शुरू में अर्ज किया ना कि इन्होंने इस मामले में खुद को ओवर एस्टिमेट किया जी। कि हम ये सब कुछ। इवन हमारे मुल्क में जो लोगों को कत्ल किया, वो कोई किराए के लोग, वो सब का सब नेटवर्क पकड़ा गया। पाकिस्तान में तो खैर वो करते आ रहे हैं ना शुरू से, लेकिन इन्होंने जो इसराइल के नक्शे कदम पर चलकर, यानी उसकी लाइन को इख्तियार करके अमेरिका में और ये अपने हिटमैन हर जगह भेजे और ये समझे कि इससे हमारा वो बड़ा टेरर कायम हो जाएगा। इस तरह का टेरर अगर शुमाली कोरिया कायम करे या किसी ज़माने में सोवियत यूनियन जब था तो वो करता था, तो वो बात चल जाती थी, यानी एडजस्ट हो जाती थी उस दौर के माहौल में। लेकिन इंडिया के लिए ये नामुमकिन था, ये नहीं कर सकता था। इसने किया, इसे कीमत इसको देना पड़ी है और देना पड़ेगी। और मुझे एक और बात भी लग रही है कि अमेरिका अब बीजेपी को पसंद नहीं करता, इसलिए कि वो ये समझता है कि जो मेरी एक प्लानिंग है इस इलाके में, उसमें बीजेपी की रुकावट अपने मसला बोझ बन जाएगी। बल्कि उसमें बीजेपी के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है वो अमेरिका की प्लानिंग के लिए खतरा है। बिल्कुल बोझ अमेरिका को उठाना पड़ जाएगा। तो वो अब बीजेपी को पसंद नहीं करेगा, बीजेपी का बोझ नहीं उठाना वो अब कोशिश करेगा कि ताल्लुकात तो जो दो मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होते हैं वो तो वैसे के वैसे रहें, लेकिन जिस तरह वो मोदी को एक प्रिंस के तौर पर लेते थे ना, अब वो नहीं लेंगे। और अमेरिका को बहुत कुछ छोड़ना पड़ा, क्योंकि याद है कि भी इसके वज़ीर आज़म बनने से पहले इसके अमेरिका जाने पर पाबंदी थी। हाँ, इन्होंने गुजरात के फसादात को मैनेज किया और उसको फिर वहाँ पर एक वो बनाया, लार्जर देन लाइफ बनाकर पेश किया, और उसकी ज़ाहिर चीन के सामने पेश करना था, तो वो ऐसा मॉडल बनाना था। लेकिन वो अपने आप को देवता बनाकर चक्कर में वो अपनी वो सेल्फ जो प्रोजेक्शन है वो उसमें शुरू हो गए। वो तो समझ रहा था ना कि मैं अब दूसरा वो अशोका बन गया हूँ जी जी, टेक्सला तक जाऊंगा, तो वो ख्वाहिश खैर ना पूरी हो सकी। और सियासत जो है, अगर ज़ख्म आता है ना इस तरह की नफ़रत की सियासत से, तो सियासत और जमहूरियत जो है ना वही ज़ख्म मंदबल करती है। वैसे आपने वो सवाल जो छोटा कर दिया कि ये मॉडल यहाँ भी वैसे ही चला, इत्तफाकन चला, या बाकायदा प्लानिंग से चला? हमारे मुल्क में भी चला है, यहाँ प्लानिंग से चला, हर मुल्क में विंग्स हैं उनके, और उसी तरह काम कर रहे हैं। प्लानिंग से चलाया। और उसका मुझे आज से 3 साल पहले किसी ने बताया था कि मुझे अब याद नहीं रहती ना चीज़ें, वो एक फर्म है बरतानिया में, उसका उसने मुझे नाम भी बताया था। तो वो उस फर्म ने एक एडवाइजरी सेट इनको दिया था। बिल्कुल, ठीक है, मुझे याद, आपने ये करना, उसमें ये रिलीजन का भी टच देना है आपने। और उसके बाद फिर आपने देखा कि ये एक प्लानिंग के तहत, मुझे किसी ने बड़े जिम्मेदार आदमी ने बताया कि ये जो आ जाते हैं ना लोग कि इस दौर का पैगंबर है ये, हाँ जी, ऐसे और ये पता नहीं, यानी इस तरह की बातें में दोहराने चाहता हूं, 10-12 किस्म की फिक्रें हैं। तो वो पब्लिक तो यही समझती है ना कि ये औरत या ये मर्द जज्बात में आकर ऐसी बातें कर गया। नहीं, वो पहले से तैयार किए गए होते हैं कि आपने फलां जलसे में ये फलां बात करनी है। बिल्कुल सही, ये कम्युनिकेशन थ्योरी है, इनफैक्ट उसका मॉडल बनाया गया कि इस तरह। पहले मैं भी यही समझता था कि ये पागल औरत है, ये बेवकूफ़ औरत है, ये यानी जाहल औरत है, ये जाहल मर्द है जो ये कह रहा है कि ये पैगंबर है और इसके जो साथी हैं सहाबा कराम हैं, और ये यानी इनको अकल ही नहीं है। फिर वो ये तो मुझे बाद में पता चला कि इनको हर एक को दिए गए थे फिक्रे, इस्लामिक टच, फाशिस्ट टच, लिबरल टच कोई नहीं छोड़ा, मतलब कभी अपने आप को वो लार्जर देन लाइफ यानी देवता बनाकर पेश करने के लिए। अच्छा, जैक सुलेवान तो जो इंडिया के साथ करने आए हैं जी, वो ड्रेस देम डाउन करके तो वो तो निकल जाएंगे। हमारा जो अगला सर टॉपिक है
कि इसराइली वज़ीर आज़म पर भी मोदी की तरह बुरा वक्त आया हुआ है। उन्होंने भी आखिर हिसाब देना था। उनका जो उन्होंने अपनी जो जंगी काबीना थी वो डिज़ोल्व कर दी। शदीद इख्तलाफात हैं। पहले उनका जो एक वज़ीर हैं उन्होंने रिज़ाइन किया, बिल्कुल किया कि उन्होंने कहा जी इनके पास क्लैरिटी नहीं है, जो इनके नाम बड़े वैसे मुश्किल हैं, वो बेनी गांट्स, इब्रानी ज़ुबान के ना नाम। इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। हम अंग्रेज़ी में जब पढ़ते हैं ना तो वो असल में पता चलता है कि वो कुछ उनका प्रोनाउंसिएशन कुछ और ही है, कुछ और ही है, और अक्सर हमारा गलत ही होता है, उनका कुछ और है। अच्छा, वो रिज़ाइन कर गए हैं। फिर उनका जो वज़ीर दिफा था, वो जो साबका जनरल था, उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि उसकी ज़ाती ग्रज भी है। हालांकि उसने कहा कि फ़लस्तीनी जो हैं ये इंसान नहीं है, जानवर है, लेकिन वो भी नाराज़ है, वो भी दूसरी पार्टी से है, ये कोलिशन गवर्नमेंट है, वो भी छोड़ने को ही समझे तैयार हैं। अब जब काबीना ही नहीं रही, वो उसका नाम क्या है, अल्लाह आपका भला करे, गैलेंट, यू गैलेंट, वो भी। अच्छा, अब ये आप किस तरफ देख रहे हैं? ये डेस्परेशन अगर फतह होती नज़र आती होती गज़ा में तो ये इख्तलाफात तो ना नज़र आते। जो 11 अक्टूबर को इसराइल में एक यूनिटी दिखाई दी और नेतन्याहू ने अपने, वो इज़ ए पैथोलॉजिकल लायर लाइक नरेंद्र मोदी, तो आज क्या हुआ? अच्छा, इसमें ना 4-5 पॉइंट है। एक तो है शॉर्ट टर्म के ये इसकी हुकूमत ख़त्म हो जाएगी जल्द या बदेर, लेकिन हुकूमत, और ज़ाहिर है वैसे भी ये अब नेतन्याहू जो है वो अपनी उम्र के इस हिस्से में है दिमागी तौर पर कि वो मज़ीद नहीं चल सकता। लेकिन मसला इससे आगे चलेगा। वो क्या है? वो ये है कि पहले तो आप ये नोट करें कि ये इसराइल के अंदर इस वक्त इतनी डेस्परेशन क्यों है। मैं जंग के बारे में यही पूछना चाहता वो हूं। बड़ी वजह ये है, ये उनको फ़लस्तीनियों के जो ये जो जेनोसाइड, बल्कि उनके जो रेबीज़ हैं वो सरमन देते हैं, तौरा का हवाला देते हैं उसकी आयत का, ठीक बात। कि इनके बच्चे भी मार डालो। वो उस दौर की बात है। यही वो उस दौर में भी गैलेंट ने यही बात की थी। हजरत मूसा के दौर में भी ना इनकी जंग फ़लस्तीनियों से थी। ठीक। फ़लस्ती जो थे आज के फ़लस्तीनी हैं। ठीक। उस वक्त उनका मजहब और था, मजहब और था। वो काफर थे, ये मुसलमान थे, वो रोमन्स थे। हाँ, तो रोमन ये एम्पायर के फ़लस्तीन जो नीचे। थे ये वो पुराना कोई इस इलाके का मिस्र के अंदर से कोई उनके राब्ते थे। तो उनको फ़लस्तीनियों की मौत का दुख नहीं है, उनको दुख ये है कि अचानक कुछ ऐसा हुआ है कि हर रोज़ मेरे पास कुछ इत्तलाआत का सिस्टम है जो इंटरनेशनल मीडिया नहीं देता जी। वो कुछ चीज़ें आ जाती हैं, और तुर्की में कुछ लोग हैं, कुछ कतर में हैं, कुछ, तो इसराइल का एवरेज रोज़ाना 20 से 25 फौजी रोज़ाना मर रहे हैं। जी, ये बात। वो जो है इसराइल वाले कहते हैं कि नहीं हमारे तो 4 मरे हैं, 3 मरे हैं। वो फिल्म में नहीं छुपा सकते। हेलीकॉप्टर 5-5 हेलीकॉप्टर जो ले जा रहे हैं, 5 हेलीकॉप्टर 5 जख्मियों के लिए नहीं होते। जाहिर बात। 5 हेलीकॉप्टर का मतलब कि जख्मी 25 हैं, और 25 उनमें हैं। मुर्दा कितने हैं? अच्छा, वो 25 तो मरते हैं और 25 से ज़्यादा जख्मी होते हैं, और जख्मियों से ज़्यादा पागल होते हैं। कल की मैं आपको रिपोर्ट बता दूं, 70,000 इजरायली इस जंग में इजरायली फौजी जो हैं दिमागी तौर पर या जिस्मानी तौर पर मफलूज हो चुके हैं। ये इजराइल की ज़ाती रिपोर्ट है, इजराइल के बिल्कुल उनकी रिपोर्ट है। अच्छा, एक रिपोर्ट जो ज़ाहिर इसराइल तो उसको ओन नहीं कर सकता, लेकिन वो मिडिल ईस्ट के एक थिंक टैंक की रिपोर्ट है कि इस जंग में अब तक 16,000 इसराइली मारे गए हैं, हिलाक हो गए। उनमें फ़ौजी भी हैं और उनमें सिविलियन भी हैं। तो और मेरा जो दूसरा एक सोर्स है, या वो नेट पर ही मुझे वो मिला था, तो उससे मुझे पता चला कि ये जो फ़ौजी मारे गए हैं ये कम से कम भी 10,000 हैं। देखें, वो अभी 3 दिन पहले जो 11 फौजी रफ़ा में मारे गए हैं, उसके बाद रफ़ा में जो ऑपरेशन है वो रुक गया है। और अब उसके बाद ये जंगी काबीना भी ख़त्म हो गई, और एक और मसला सामने आ गया। वो फार राइट्स जो हैं, जो इसकी ताकत हैं, जो बड़ा ही नफ़रत करते हैं, वो जो ख़ास तौर पर जिनकी वजह से ये ज़्यादा फसाद कायम है, अब नेतन्याहू उससे भी बचना चाहता है। और वो जनाब जो उसका वज़ीर है, सिक्योरिटी मिनिस्टर उसको बनाया हुआ है, वो है इतमार बिजनेफ, इस तरह का नाम है। उसके बारे में उसने कहा जी कभी इसके साथ नहीं बैठा जा सकता, ये तो मुल्क की जो नेशनल सिक्योरिटी की राज है वो लीक करता है। ये क्या काम शुरू हो गया? और उसने आगे से क्या कहा है, बल्कि नेतन्याहू ने और भी कहा, उन्होंने कहा ये जो मिनिस्टर हैं सारे, इनका पॉलीग्राफ टेस्ट लिया जाएगा।
तो उसने कहा उसका भी लिया जाएगा जिसको पेस मेकर लगा हुआ है। ये नेतन्याहू को ताज़ा ही पेस मेकर लगा हुआ है। तो ये बातें यहाँ तक पहुँची वो हैं और यहाँ तक कहते ये हैं जो जंग लीक लड़नी। होने वाली बात है ना, हाँ जी, एक हैब्रियो का अखबार है, उसका नाम हेरल्ड्स? बोला नहीं जाता, नहीं, हैड्यूट 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 इस तरह मैं का भी कोई आप नाम है। जितनी ही हाँ। जानता हूँ। अच्छा, उस अखबार में कई खबरें छपी हैं जी, जो इसराइल का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उन पर सख्त नाराज़ है कि ये इस अखबार ने क्यों खबरें छापी। ठीक, तो उनकी जो वेबसाइट है उस पर ये खबर भी आ जाती है कि फ़लाँ जगह पर ये हमारी फ़ौज जो है इस वक्त ट्रबल में है। वो इसराइल डिफेंस डिपार्टमेंट जो है वो कहता है ये भी नहीं चलनी चाहिए। ठीक तो बात। लीक तो कुछ चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा जो लेकिन सबसे पब्लिकली सर मीडिया में आकर एक वजीर आजम अपने वजीर के बारे में ये कह दे कि ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, ये तो राज लीक करता है, और वो कहता है जी पॉलीग्राफ टेस्ट इस पर लगेगा, अपने वजीर आजम पर कभी जिसको पेस मेकर इशारतन कहता है। तो ये कौन सी हुकूमत चला रहे हैं और कौन सी जंग लड़ रहे हैं? वो हमारे यहाँ एक मुहावरा है ना, हम कहते हैं फलां के तो हाथ पांव फूल गए। कुछ इससे मिलती जुलती कैफियत इस वक्त इसराइली गवर्नमेंट की है। वो कैफियत इस तरह है कि इन्होंने जो टारगेट बनाया था वो तो अचीव शायद कर ही लें, लेकिन उसकी जो कीमत चुकाना पड़ी है इनके फरिश्तों के गुमान में भी नहीं जी, था बिल्कुल। कि बाकी यूरोप को छोड़ें, कनाडा को भी छोड़ें, अमेरिका के हर शहर में, अमेरिका की हर बड़ी यूनिवर्सिटी में एग्जैक्टली, यहूदियों के खिलाफ हेट स्पीचेस हो रही हैं, बिल्कुल जो ठीक। इनके लिए एक नाइटमेयर है। नाइटमेयर है कि ऐसे कभी हुआ नहीं ऐसा था। नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी एक और बात कि एक ये सिविल साइड हो गई। अब इजरायली फ़ौज का तर्जमान कहता है कि अगर मैं उसका अगर उर्दू में सही तर्जमा कर सकूं कि जी अगर हम कह रहे हैं कि हम ये फ़लस्तीनी मज़ाहमत कार ख़त्म कर देंगे तो ये हम अपनी आवाम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। हैं। ये नज़रिए का नाम है, ये स्पोक्स पर्सन कह रहा है, ये इस तरह, ये एक पार्टी है, ये इनकी एक सियासत भी है। ये जो मुतारब धड़ों की बात कर रहा था, ये लड़ेंगे, ये ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। और वो जो नेतन्याहू वज़ीर आज़म है वो कह रहा है कि जी फ़ौज मुल्क के लिए होती है, मुल्क के लिए फ़ौज नहीं होती है, फ़ौज इस तरह का मामला नहीं चलेगा। मैंने जब ऑर्डर नहीं किए तो मेरी फ़ौज ने दिन के वक्त ये हाल्ट का ऐलान कैसे किया, रफ़ा में जंगबंदी का ऐलान कैसे किया। तो ये तो मामला वहाँ से चल के रफ़ा तक पहुँच गया कि फ़ौज किसी और तरफ देख रही है। फ़ौज कह रही है कि जंगी हिकमत अमली नहीं ठीक, अमेरिका भी उन्हें यही कह रहा है। फौज के अंदर कुछ लोकल फैसले भी होते हैं जी, वो भी बात वो कमांडर करते हैं। हाँ, इसमें एक जो बड़ी ख़तरनाक बात जो है ना इनके लिए, जिसका हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में उनके मीडिया को पता है, वो उन्होंने छोटी छोटी खबरों की सूरत में छापा है, ज़्यादा नहीं छापा क्योंकि इससे फिर वो एक मायूसी फैलती है। वो ये है कि ये जब जंग शुरू हुई थी तो इनका ख्याल था कि मुज़ाहमतकारों की तादाद कुल है 16,000। हमारे कई पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने कहा जी जो बड़ी हमदर्दी रखते थे सर, वो कहते 15 दिन में जंग खत्म नहीं, हो खुद जाएगी। मेरा यही ख्याल था कि थोड़े से लोग हैं ना। मैंने सर 2006 में टनल वारफेयर लेबनान के वो लोगों को लड़ते देखा इनके खिलाफ, और महीने में ये वापस भाग आए थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा लेकिन लेबनान का मामला तो मुख्तलिफ था ना। मुख्तलिफ था, वो एक कंट्री था, लेकिन ये एक एनक्लेव में इतनी इनकलाब लड़ाई, में चारों तरफ इसराइल का ये तो घेरा कमाल है। हो गया। और अच्छा, तो ख़तरनाक बात वो ये है कि 16,000 थे और इन्होंने दावा किया कि हमने 10,000 इस जंग में मार दिए। तो पीछे रह गए 6,000, लेकिन अब मैदान जंग में उनकी स्ट्रेंथ पहले से ज़्यादा है। वो कहाँ से आ रहे हैं लोग? वो लोग, मैं मुल्कों के नाम ही लूँगा, 4 मुल्क ऐसे हैं जहाँ से लोग खुद को भर्ती के लिए तैयार करते हैं। लेकिन सर वो पहुंचते और कैसे? पहुँचते कैसे वो हैं? ये और मामला है। मेरा ख्याल है कि जिस तरह लोगों को वहाँ शहीद किया जा रहा है, तो जिसका कोई नहीं बचता, तो वो फिर बदला तो नहीं, लेने वो के भी लिए है, अपनी आज़ादी के लेकिन लिए बाहर निकलता से है। भी लोग आ सर, रहे हैं। हमारा टाइम जो है वो ठीक है, बिल्कुल इसराइली इंटेलिजेंस फेल होगी कि ये कहाँ से आ फेल रहे हो हैं, गई, उर्दन बिल्कुल से फेल आ हो रहे हैं, समुंदर से आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला तारिक सुहेल साहब हमारे प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ये जो 2-3 जो हमने आपको सेगमेंट्स दिखाए, ये सबक हासिल करने के लिए, ये मिलती जुलती इस दुनिया की दास्तानें हैं और मिलते जुलते अंजाम हैं। चाहे नरेंद्र मोदी साहब हों, चाहे ये बेंजामिन नेतन्याहू इसराइली वज़ीर आज़म, आप देख लें कि भी बाकी चीज़ों की तो बात छोड़ें कि जो जंगी हिकमत अमली नाकाम हुई, फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी जारी है और जिस मकसद के लिए आए थे वो अभी तक हाल नहीं हुआ। अमेरिका का 77 साल में $150 बिलियन की इन्वेस्टमेंट एट द कॉस्ट ऑफ होल मिडल ईस्ट, तमाम बड़े अरब ममालिक
जिनके साथ अमेरिका ने मुखासमत लेकर इस पैरासाइट स्टेट को पाला, वो भी ज़ाया होने जा रही है। और पहली दफ़ा तारीख़ में इसराइल को वाकई जंग लड़ना पड़ रही है निहत्थे लोगों के साथ। ये बड़ी ही दिलचस्प तारीख़ इस वक्त लिखी जा रही है उन वो जो शोहदा के वर्सा हैं उनकी तरफ से। अपने मेज़बान तौसीफ़ अहमद ख़ान को आज के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।